नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे के दूसरे भाग का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस निबंध का वाचन करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे निबंध भाग 2। इस पाठ का प्रथम अंश भाग 1 में दिया गया है। ये बाल मुकुंद गुप्त के तीसरे चिट्ठे हैं जिसका नाम है वायसराय का कर्तव्य। माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया। इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आपके उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बातें कह डाली है। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार आपका चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए ना, सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं दिया और न कोई पट्टा ही लिख दिया। आप जैसे बजाबता राज प्रतिनिधि हैं, वैसे बजाबता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकाली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरे और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें सर हुई। कितने ही राजा नवाब बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रही। ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिव शंभू के पास नहीं है, तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चीथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है। क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है, उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियां मिल जाती है। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है। इस पर भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वत्व न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज़ शिव शंभू के पास कुछ नहीं है। उसके कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिम से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने।
आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोगने की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले आवेंगे। हमें कर्म के भोग भोगते भोगते यहीं समाप्त होना होगा और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला कोई नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में न ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निंद्रा के सिवा और रात को कुछ करना न पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की शेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे। किंतु इस देश में आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की ज़रूरत नहीं। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक लॉर्ड कैनिन बना गए थे। आपने भी बम्बई की स्पीच में कैनिन का नाम लिया है। आज 49 साल हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिन महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप जी चाहे जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह से सुनाना पड़ा। कारण यह है कि करने से अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राजप्रतिनिधि हैं और एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर से स्वदेश में जावेंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन
करने का अवसर मिले, यह तो भी न कह सकेंगे कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी अपने हाथ में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक बलकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य है। माय लॉर्ड, आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता का कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेर भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने की आज्ञा दीजिए। यह भी पत्र भारत मित्र में 17 दिसंबर सन 1904 को प्रकाशित हुई थी। अब हम चौथे चिट्ठे का अध्ययन करते हैं। चौथे चिट्ठे का नाम है पीछे मत फेंकिए। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंक अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरुण युवक प्याले पर उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध कर दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे, तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो। जितना 100 साल पहले के भारत में अंग्रेजी राज की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई 1805 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। हुलकर से एक नई लड़ाई होने को थी। सिंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार ताड़ दौड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में
उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचाने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिन में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही दो एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुँचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूँ करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लाडस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके साथ हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय विशारदों में गिनती है। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनना पुण्यकार समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलाती है, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नरम करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया था। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जिम्मे भारतवासियों को आगे बढ़ने की जगह पीछे ढकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप कैसे
आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपके सजातीय ही कह सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारिस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य से रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशाना नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्ने अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके दो चार चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं। दूर की बात दूर रहे। इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो मानो कल आप आए थे, किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा और बीत जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें बीत जावेंगे, युग बीत जावेंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 सालों को लौटा सकें या उनमें जो कुछ हुआ उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य है। इनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपना अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। नहीं, यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ न रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबा कर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों शौर हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान ने इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छा चरिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु
इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेज़ों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना। यह भी चिट्ठी भारत मित्र के 21 जनवरी सन 1904 को प्रकाशित हुआ था। इस पाठ का शेष भाग यानी चौथा और पांचवा और छठा होगा। तीसरा भाग, इस पाठ का तीसरा भाग हम अगले वीडियो में डालेंगे। आप सब ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।